हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हमने हमारे 1 से 10 तक सवाल देख लिए थे। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 11 में आपसे पूछा गया है एपी के प्रथम n पदों का योग आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4n माइनस में आपको दिया है 4n माइनस में n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद s1 है। s1 क्या है तथा प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद को हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ है n पदों का योग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो n पदों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब आपके पास सम ऑफ n टर्म्स आपको दी हुई है। तो हल इसका हम लिख देते हैं। आपको दिया हुआ है यहाँ पर Sn जो कि है हमारा 4n माइनस में n स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं S1। अगर हम n के प्लेस पे 1 रखते हैं तो ये बनेगा 4 माइनस में 1 जो कि आपके पास आता है 3। आप देखेंगे कि जो S1 होता है वो A1 होता है पहले पद का सम, S2 जो होता है पहले दो पदों का सम, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2। S3 जो होता है वो पहले तीन पदों का योग होता है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी तरीके से हम अपने n पदों तक लिख सकते हैं। तो आपके पास जो S1 है वो आपके पास प्रथम पद आता है यहाँ पर 3। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे हमारा दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए हमें निकालना होगा यहाँ पर S2, दो पदों का योग। तो n की जगह पे हम यहाँ पर रखेंगे 2। 4 गुना 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बनता है 8 माइनस में 4 यानी कि 4। तो यहाँ पर हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद के लिए हमें क्या करना होगा, S2 माइनस में S1, तब हमें दूसरा पद मिलेगा। S2 था A1 प्लस A2 और S1 है A1, तब आप अगर इनको माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा A2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 माइनस में 3 जो कि आता है हमारा 1। इसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पर S3। S3 में आप n की प्लेस पे रखेंगे 3, तो 4 गुना 3 माइनस में 3 का स्क्वायर जो कि यहाँ आता है 12 माइनस में 9, ये बनता है आपका 3। तो यहाँ पर अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो आपको निकालना होगा S3 माइनस में S2 जो कि हमारे पास आता है 3 माइनस में S2 था आपका 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। इसके बाद आपको बोला है 10वां पद निकालना है। तो 10वें पद के लिए हमारे पास हमें निकालना होगा सम ऑफ 10 टर्म्स और सम ऑफ 9 टर्म्स। इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है A10। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 10 पदों का योग निकालना है, तो हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे 10। 4 गुना 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, तो ये बना हमारा 40 माइनस में 100 यानी कि आपका आ जाता है माइनस का 60। इसके बाद आप निकालेंगे 9, तो n के प्लेस पे आप रखेंगे 9, तो ये बना 4 गुना 9 माइनस में 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाता है S9 जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा 36 माइनस में 81, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 45। तो यहाँ से हमें A10 10वां पद जो मिलता है वो मिलेगा हमें माइनस का 60 माइनस में आपको यहाँ मिलेगा माइनस का 45। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 60 प्लस में 45 जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर आपके पास माइनस का 15। इसके बाद हमें nवां पद निकालना है। nवें पद के लिए हमें क्या निकालना होगा, Sn माइनस में Sn माइनस 1। Sn हमें गिवन है तो हम n माइनस 1 पद सम निकाल लेते हैं। तो n माइनस 1 रखने पर n की प्लेस पे आप रखेंगे 4 n माइनस 1 माइनस में n माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5।
अब हम इसके एनवा पद निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास है एस एन। एस एन आपको दिया हुआ था 4n माइनस में एन स्क्वायर, माइनस में एस एन माइनस 1 जो टर्म आती है वो है माइनस एन स्क्वायर, प्लस में 6n माइनस में 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 4n माइनस में एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस में 5। एन स्क्वायर हेयर इज आपके पास यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4n माइनस का 6n, तो ये आपको देगा माइनस का 2n प्लस में 5। ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 5 माइनस में 2n। तो यहाँ पर हमें जो nवा पद है, nवा पद आपको मिला है 5 माइनस में 2n। 10वां जो पद मिलता है हमें यहाँ पर वो मिला हमें माइनस का 15। तीसरा पद जो आपको यहाँ पर मिलता है वो है माइनस का 1। इसके बाद दूसरा पद हमें यहाँ पर मिला था वो था हमारा 1। इसके बाद आपके पास जो पहला पद आपके पास आया था वो है हमारा 3। यही हमें इसमें निकालना था कि आपको प्रथम दो पदों का योग निकालना है। प्रथम दो पदों का योग हमारे पास क्या आ रहा था यहाँ पर 4। उसके बाद आपको तीसरा, 10वां और nवा पद ज्ञात करना था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको बताना है ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। पहले आपको घन पूर्णांक चाहिए जो कि 6 से विभाज्य होंगे, तो हम लिख देते हैं कि 6 से भाग जाने वाले कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18। इस तरीके से आप यहाँ पर 40 धन पूर्णांक लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ टर्म लिखने के बाद हमारा जो पहला टर्म है यहाँ पर वो है 6। डी जो आपका सार्व अंतर आता है वो है 12 माइनस 6 यानी कि 6। इसके बाद हमें योग चाहिए कितने टर्म्स का, 40 का, तो n हमारे पास हो गया यहाँ पे 40। तो Sn का जो फॉर्मूला था वो था हमारा n बटे में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 40 दिया हुआ है। 40 रखने पर हमें मिलता है यहाँ पर 40 बटे में 2 गुणा में 2 गुणा में 6 प्लस में 40 माइनस में 1 गुणा में आपके पास d दिया हुआ है 6। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 20 गुणा में 12 प्लस में 39 गुणा में 6। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ जाती है आपकी, आप लिखेंगे यहाँ पर 20 गुणा में 12 प्लस में 234, और ये वैल्यू आ जाती है हमारी 20 गुणा में 246, और इसको गुणा करने पर हमें मिल जाता है 4920। तो 40 पदों का योग जो है वो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर 4920। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 13 नंबर पे, जिसमें आपको बोला गया 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रथम 8 के जो गुणज है, 15 ऐसे गुणज लेने हमें पहले। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा 8, 16, 24, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो पहला जो हमारा प्रथम पद आ रहा है वो है 8, और डी सार्व अंतर हमारा आता है 16 माइनस में 8 यानी कि 8, और n कितने गुणजों का योग लेना हमें 15, तो n आता है 15। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा फॉर्मूला Sn n बटे में 2a प्लस में n माइनस में 1 d। यहाँ पर हमें a, d और n की वैल्यू पुट करनी है और हमें यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा। सम ऑफ 15 टर्म्स आपके पास आ जाती है 15 बटे में 2 गुणा में 8 प्लस में 15 माइनस में 1, और d है आपका 8। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो हमें मिलता है 15 बटे में 2, 16 प्लस में 14 गुणा में 8, आपको ये वैल्यू मिलती है। और इसके बाद जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको 15 बटे में 2, 16 प्लस में 112। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये हमें देगा 15 बटे 2 गुणा में आपका होगा 128। इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा S15 बराबर में 15 बटे 2
गुणा में 128 और ये आपके पास 2 से कट करने पर मिलता है हमें ये 64। तो 15 गुणा में 64 आपका जो है वो आपको वैल्यू दे देगा यहाँ पर 960। नेक्स्ट में हमें बोला गया है 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें विषम संख्याएं लेनी है। विषम संख्याएं वो होती हैं जो आपकी 2 से भाग ना जाएं। तो पहली है आपकी 1, 3, 5 और 50 तक हमें लेनी है। तो 50 से पहले वाली विषम संख्या हमारी 49। तो आप देखेंगे ए हमें मिला है यहाँ पर 1, डी मिला है हमें 3 माइनस में 1 यानी कि 2, लास्ट पद आपको मिल रहा है यहाँ पर 49। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n पद निकाल लेते हैं कि हमें कितने पद मिले हैं यहाँ पर। तो वो है हमारा फॉर्मूला a प्लस n माइनस में 1 d। यहाँ फॉर्मूले में पुट करने पे आपको मिलता है 49 बराबर में 1 प्लस में n माइनस में 1 गुणा में 2। 49 माइनस 1 बराबर में n माइनस 1 इंटू 2। ये आपको मिला 48 बटे में 2 बराबर में n माइनस में 1। यहाँ से हमें मिलता है 24 बराबर में n माइनस में 1। तो n का जो मान है वो आ गया हमारा 25। यानी कि ऐसे हमें 25 पद यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपके पास 0 से 50 के बीच में होंगे और सारे के सारे विषम होंगे। अब हमें उनका योग चाहिए तो हम योग के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं n बटे 2 a प्लस में l। यहाँ पर n हमारे पास आया है 25। तो n s 25 आपके पास आता है 25 बटे में 2 गुणा में a आपके पास है 1 और l है आपका 49। यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 बटे में 2 गुणा में 50। तो आप देखेंगे ये 2 से कैंसिल करने पर आपको मिलेगा 25 और 25 गुणा 25 आपका होता है 625। तो 25 जो आपके पास पद आए हैं 0 से 50 के बीच में उन सभी का जो योग होगा वो होगा आपका 625। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिसमें आपको बोला गया है कि निर्माण कार्य में से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन लगता है जुर्माना 200 रुपये का, दूसरे दिन जुर्माना लगा है यहाँ पर 250 रुपये का, तीसरे दिन जुर्माना लगता है 300 रुपये का। इसके बाद इसी तरह प्रत्येक दिन जो जुर्माना लगता है वो ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 रुपये अधिक होता है। तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन विलंब कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो हल होगा आप देख रहे हैं पहले दिन का जो जुर्माना लगा है वो है आपका 200 रुपये, फिर आपका लगा है 250, फिर आपका 300, हर दिन 50 रुपये आपके बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट में आपका लगेगा 350। तो हमें ये बताना है 30 दिन देरी करने पर उसको कितना जुर्माना देना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास A मिला हमें 200, D आपको मिला है 250 माइनस में 200 यानी कि आपको मिल गया D 50 और आपको N जो है वो मिला है यहाँ पर 30। इसके बाद हमें यहाँ पर बताना है कि टोटल उसको कितना अमाउंट देना होगा, कितना जुर्माना आपको यहाँ पर देना होगा। तो SN जो फॉर्मूला था वो था N बटे में 2 2A प्लस में N माइनस 1 D। ये सभी चीज़ें हम यहाँ लिख चुके हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आता है 30 बटे 2 2 गुणा में 200 प्लस में 30 माइनस में 1 और D आपके पास आता है 50। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 15 गुणा में 400 प्लस में 29 गुणा में 50। ये आपके पास हो जाएगा 15 गुणा में 400 प्लस में 1450। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 15 गुणा में 1850 और ये आपके पास आ जाता है 27,750। यानी कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी स्कूल के विद्यार्थियों को
उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि है। हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो है 700 रुपये। इसके बाद हमें बोला गया है कि अगर प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल में हम यहाँ पर लिखेंगे, आपके पास दिया हुआ है कि आपके पुरस्कार में 20 रुपये कम है पहले वाले से, तो हम सबसे पहले यहाँ एपी मान लेते हैं। तो एपी में क्योंकि हमारे पास 7 नकद पुरस्कार है तो एपी में जो आप टर्म्स लेंगे वो 7 लेनी है आपको। तो यहाँ पर ये हम जनरल टर्म ले लेते हैं जो कि है a माइनस में 6d, a माइनस में 4d, a माइनस में 2d, a प्लस 2d, a प्लस 4d, a प्लस 6d। ये हमारी जनरल टर्म्स हैं 7। अब हमें क्या कहा गया, इनका जो योग है, क्योंकि टोटल उसके पास कितने रुपए थे 700 रुपये, तो उनका जो योग है हम योग कर लेते हैं a माइनस में 6d प्लस में a माइनस में 4d प्लस में a माइनस में 2d प्लस में a प्लस में a प्लस में 2d प्लस में a प्लस में 4d प्लस में आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस a प्लस 6d। टोटल अमाउंट उसके पास कितना था इनका 700 रुपये। तो आपके पास आप जब इनको ऐड करेंगे 6d से आपका 6d कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4d से आपका 4d कैंसिल है और 2d से हमारा 2d कैंसिल हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो a आपके पास बचते हैं वो है 7a इक्वल टू 700। तो a हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 700/7 दैट इज़ 100। अब हम यहाँ से हमारा d भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो टर्म को आप माइनस कर सकते हैं। कंटिन्यू जो आपकी टर्म्स आ रही है, हमें पता है डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। आपके पास सेकंड पद माइनस में पहला पद जब हम करते हैं तो हमें d मिल जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है, प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले वाले पुरस्कार में कितना अंतर है 20 रुपये। तो हमने इन दो को लिया है जिनमें कितने का अंतर होगा, 20 रुपये कम है हर एक पुरस्कार पहले वाले से। तो यहाँ आपको मिल गया a से आपका a कैंसिल हो गया, ये आपका बनता है 2d बराबर में 20। तो d आपके पास यहाँ आ जाता है 10। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो 7 पुरस्कार हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो 7 पुरस्कार आपके पास इस प्रकार होंगे, a माइनस में 6d है, a मिला है 100 और आपके पास यहाँ पर d मिला है आपको 10। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है 100 प्लस में 60, फिर आपको मिलता है 100 प्लस में 40, फिर हम लिखेंगे 100 प्लस में 20, 100, फिर हम लिखेंगे 100 माइनस में 40, 100 माइनस में 20, 100 माइनस में 40 और 100 माइनस में 60। हर एक में 20-20 का अंतर आपका आ रहा है। ये बना 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ये आपके पास 7 मान आ जाते हैं, 7 पुरस्कार की वैल्यू आ जाती है, जिनको जोड़ने पर आपके पास 700 रुपये बनेगा और हर एक जो है आपके पास पहले वाले से 20 रुपये कम है। यही हमें पूछा गया था। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है 17। आपके पास 17 में पूछा गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा में का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह ऐसा ही कक्षा 12वीं तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर पूछा गया है योग। तो हम यहाँ पर योग निकालने के लिए पहले हम देख लेते हैं हमारी जो एपी बनती है। यहाँ पर हर एक अनुभाग में आपके पास क्या दिया हुआ है, हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो पहली कक्षा के
लिए एक पेड़ लगेगा और उसके 3 अनुभाग हैं, तो उसके 3 पेड़ लगाए उसने। उसके बाद दूसरी कक्षा में 2 पेड़ लगाए और दूसरी कक्षा के 3 अनुभाग है, तो यानी कि टोटल 6 पेड़ लगे वहाँ पर। इसी तरह आप हर एक कक्षा का 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 के 3-3 अनुभाग हैं। तो लास्ट में आपको बोला गया है 12 इसमें क्लासें हैं, तो 12 के 3 आपके पास हो गए हैं। तो आपके पास जो AP बनती है वो बनती है 3, 6, 9 और आपके पास आता है यहाँ पे 36, जो कि आपके पास यहाँ कैसी दिख रही है, हमें AP है। तो A आपके पास आ गया यहाँ पर 3, D आपके पास यहाँ आ जाता है 6 माइनस में 3, जो कि होता है 3, और आपके पास L यानी कि AN जो है वो कितना आ गया है 36। हमें योग बताना है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 d। यहाँ पर हम n के प्लेस पे रखेंगे, हमें n जो है वो दिया हुआ है 12, तो s 12, क्योंकि 12 क्लासें हैं हमारे पास, इसलिए n बराबर 12 है आपका 12 बटे 2, 2 गुणा में 3 प्लस में 12 माइनस में 1 और d आपका आ रहा है यहाँ पर 3। आप ये फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा s 12 बराबर में 6 प्लस में 11 गुना में 3। ये हमें यहाँ से मिलता है 6 प्लस में 33, जो कि आपके पास आता है 6 गुना में 39 और आपके पास ये नंबर आता है 234। यानी कि टोटल जो विद्यालय ने पेड़ लगाए हैं वो आते हैं आपके पास 234। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है A को केंद्र मानकर, ये आपका A है, इसको केंद्र मानकर प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याएं हमने ली है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपको आकृति में यहाँ पर दिख रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे A से इन्होंने बताया यहाँ जो हमारी त्रिज्या आ रही है वो आ रही है हमारी 0.5। फिर एक इन्होंने अर्धवृत्त ये बनाया जिसमें हमारे पास त्रिज्या आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास फिर ये अर्धवृत्त बना देता है L2, फिर उसने 0.5 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, फिर उसने ये अर्धवृत्त बनाया जिसको हमने पीले वाले भाग से दिखाया है, इसका हमारे पास फिर उसने 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है त्रिज्या के अंदर। इसी तरह वो ये सर्पिल बनाता जाता है और हर एक अर्धवृत्त में हमारे पास 0.5 वो जोड़ देता है। अब आपको ये बताना है अगर इस तरह के हमने 13 अर्धवृत्त बनाए हैं तो जो सर्पिल बना है, ये सर्पिल जो बना है आपका, उसकी लंबाई कितनी है। हमें पता है ये आपके पास क्या है, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि दी हुई है। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है आपके पास, वृत्त की परिधि आती है 2πr। तो अर्धवृत्त की जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी आपकी वृत्त की परिधि से आधी, जो कि बनेगी हमारी πr। अब हमारे पास इसने दिया है कि 13 ऐसे अर्धवृत्त बने हुए हैं और उन सभी का हमें कुल लंबाई बतानी है, जोड़ना है उनको। तो आपके पास L1 प्लस में L2 इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है L13। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट में L13 आ गया हमारा, और हमारे पास अर्धवृत्त की जो परिधि आ रही है वो है हमारी πr। तो L1 जो है हमारे पास क्या बनेगा, πr, R1, और R1 कितना दिया इन्होंने हमें 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह L2 जो आपका बनेगा वो बनेगा πr2, और R2 के लिए इन्होंने दिया है हमें 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका L3 है। L3 में आपके पास यहाँ पर हमें त्रिज्या दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम इन त्रिज्याओं को लिखेंगे तो हमारे पास S13 अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आपके पास पाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस में 1.0 प्लस में 1.5, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। n हमारे पास कितना है यहाँ पर 13 और a कितना दिया हुआ है 0.5।
डी अगर हम निकालें तो 1 माइनस में 0.5 जो कि बनता है हमारा 0.5। तो यहाँ पर अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि फॉर्मूला था हमारा n बटे में 2a प्लस में n माइनस में 1 d। यहाँ पर आप रखेंगे n के प्लेस पे 13, तो आपको मिलेगा 13 बटे में 2 गुणा में 0.5 प्लस में 13 माइनस में 1 और d आपका आता है 0.5। इसको सोल्व करने पे हमें मिलता है 13 बटे में 2 और यहाँ पर आपके पास ये जो था, यहाँ पर हमारे पास चल रहा था ये पाई के अंदर, तो हम इसको पाई साथ में लिखेंगे इसमें। ये आपके पास था पाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 बटे 2, आपके पास ये बनता है 1 प्लस में 12 गुणा में 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 13 बटे में 2 ये आपके पास बनता है 13 बटे में 2 गुणा में पाई गुणा में 7। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको और सोल्व करेंगे तो पाई का जो मान है वो आपको यहाँ पर, पाई का मान हम रखेंगे यहाँ पर 22 बटे 7। तो पाई का मान रखने पर हमें मिलता है 13 बटे 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में 7। तो यहाँ से कैंसिल 7 आपका, 22 को 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 11। तो यहाँ से S13 जो है वो हमें मिल गया है 13 गुणा में 11, यानी कि आपके पास आ जाता है 143 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो अर्धवृत्त आया है, ये जो सर्पिल बनाई है इसने 13 अर्धवृत्त, इनकी जो कुल लंबाई आती है हमारे पास वो आती है 143 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको बोला गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में है 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, और ये इस तरीके से टोटल जो हमारे पास लट्ठे हैं वो कितने हैं 200। ऐसी कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने बताए हैं। सबसे नीचे वाली में है 20, फिर इससे ऊपर वाली में इन्होंने बताए हैं हमें 19, फिर इससे ऊपर वाले में रखे हैं 18। इस तरीके से हमें बताना है जो इससे सबसे ऊपर जो हमारी आएगी पंक्ति उसमें कितने लट्ठे होंगे। टोटल जो जोड़ है वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर 200। टोटल लट्ठे हमारे पास हैं 200। तो देख लेते हैं, ए आपके पास पहली पंक्ति में लट्ठे हैं यहाँ पर 20, दूसरी में आपको दिए हैं इसने 19, तीसरी में है 18, यहाँ पर ए आपको मिल गया है 20, डी आपको मिलेगा 19 माइनस में 20 यानी कि माइनस का 1। इसके बाद आपको दिया है इनका जो जोड़ है, टोटल जो लट्ठे हैं SN हमें दिया है 200। तो हम यहाँ हम बता देते हैं कि n कितना आ रहा है, टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर पंक्तियाँ बनेंगी। तो SN का फॉर्मूला है आपके पास n बटे में 2a प्लस में n माइनस में 1 d। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास आएगी यहाँ पर 200 बराबर में आपके पास होगा यहाँ पर n बटे 2 गुणा में 20 प्लस में n माइनस में 1 माइनस 1। इसको सोल्व करने पर 2 को अगर हम यहाँ लेके जाएं तो ये बनेगा 400 बराबर में n, ये बना आपका 40 माइनस में n प्लस में 1। ये आपके पास आ जाता है 40n माइनस में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 40 और 1 आपके पास 41 बन जाता है, माइनस में n स्क्वायर बराबर में 400। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है n स्क्वायर माइनस में 41n प्लस में 400 बराबर में 0। तो यहाँ पर जब हम इसके फैक्टर करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस 16 और n माइनस में 25 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें n की दो वैल्यूज़ मिली, एक तो आपको मिली n बराबर 16 और दूसरी आपको मिलती है n बराबर में 25। दोनों आपके पास धनात्मक है। अब आपके पास जो ऊपर वाली पंक्ति, जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी, उसमें वो कौन से नंबर की आपकी पंक्ति है, उसमें कितने आपके लट्ठे रखे हुए हैं। तो हम देखेंगे कि हर बार हमारा एक एक लट्ठा कम किया जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं सबसे पहली में 20 है, फिर 19 है, तो टोटल हमारे पास 20 हो सकती हैं। तो 20वीं पंक्ति में 21वीं पंक्ति में हमारे पास रखने को कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब 25 तो हमारे पास ये कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे ये जो पद है हमारे, ये घटते क्रम में, पद घटते क्रम में है। तो 21वां जो हमारे पास पद है वो शून्य होगा, इसलिए जो हमारा 25 है, अतः n बराबर 25 इस समस्या के लिए उपयुक्त नहीं है। के लिए ठीक नहीं है। तो हम n यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, 16। तो n बराबर आप लेंगे 16। तो 200 लट्ठों को हम 16 पंक्तियों में रखेंगे। 200 लट्ठों को 16 पंक्तियों में रखेंगे, तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या हमारे पास होगी। 16वीं पंक्ति में क्या आएगा, A16, उसमें हमारे पास कितनी होंगी, A प्लस में 15D, और A हमारे पास ऑलरेडी है जो कि आपकी है 20, और D आपके पास है -1, यानी कि जो 16वीं पंक्ति होगी उसमें हमारे पास जो लट्ठों की संख्या होगी वो कितनी है, 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति जो होगी कितनी, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं आपके, 16 में, और जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं आपके, 5। इसके बाद लास्ट हमारा है, एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है। इसके बाद बोला गया है पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो बाल्टी रखी गई है, जो पहला आलू रखा गया है यहाँ पर, वो कितनी दूरी पर है आपकी, 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ ये जो दूरी है ये आपकी 5 मीटर है यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने बोला है अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा है। उसके बाद बाकी के जितने भी हमारे आलू हैं वो हमारे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बोला गया है प्रत्येक, ऐसे 10 आलू रखे हमने, ये आपके आलू रखे हुए हैं ग्रीन कलर में, आप देख सकते हैं ये आपके आलू रखे हुए हैं। इसके बाद बोला है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करता है। चलना कहाँ से शुरू करेगा, वो बाल्टी से चलना शुरू करता है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। उसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर वापस आकर बाल्टी में डालती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो आप देखेंगे इसके हल में आपके पास जो पहला आलू रखा गया है, पहला आलू जो आपका है, पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए उसने दूरी तय की। बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी जो कि हमारी होगी यहाँ पर, वो पहला आलू जो है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 5 मीटर की। तो पहले आलू को उसने उठाने के लिए 5 मीटर गई वो, और फिर वो वापस आई 5 मीटर और इस बाल्टी में आलू रखा। तो यानी कि 5 मीटर वो कितनी बार गई है, 2 बार। तो आपका यहाँ हो गया 2 गुणा में 5, यानी कि उसने टोटल दूरी तय करी है 10। इसी तरह दूसरे आलू को उठाने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी है, पहले के लिए की थी उसने 5, अब पहले का था हमारा 5, यहाँ गई वो, फिर उसने दूरी की 3 मीटर, तो टोटल हमारी दूरी हो गई 8, और 8 मीटर वो जाती है, उसने आलू उठाया और फिर वापस वो 8 मीटर आती है और आलू को बाल्टी में डालती है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गया 8, 2 गुणा में 8 मीटर। इसी तरह वह तीसरे आलू के लिए जाती है। तीसरा आलू कितनी दूरी पर है, पहली दूरी थी 5 मीटर, फिर 3 मीटर और फिर 3 मीटर। तो आप देखेंगे कि टोटल कितना हो गया, 5 और 3 आपका 8, 8 और 3 आपका हो गया 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 मीटर जाती है वह, और आलू को उठाकर वापस 11 मीटर आने के बाद बाल्टी में डालती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
2 गुणा में इसने कितना लिया है 5 मीटर प्लस में 3 प्लस में 3, तो ये बना हमारा 2 गुणा में 11 मीटर। इसके बाद इसी तरह वह आगे जाती है और आपके पास सारे 10 के 10 आलू उठा लेती है वो, तो आपके पास जो सूची मिली है वो क्या मिली है आपको 10 मीटर। इसके बाद आपको मिला है यहाँ पर 16, फिर आपको मिलता है 22, इस तरीके से आपको ये मिलता है। तो ए जो है आपको यहाँ मिला 10 और डी हमें मिलता है 16 माइनस 10, यानी कि आपके पास आता है ये 6। इसी तरह 22 माइनस 16 करके देख सकते हैं, तो वो भी आपके पास आता है 6। इसके बाद हमें कहा गया है कि टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, तो एपी जो है एपी के 10 पदों का योग, आपको पता है योग यानी कि जोड़, जो आपको है इंग्लिश में बोलते हैं सम, जो कि एस, इसीलिए हम यहाँ पर एस लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का फॉर्मूला एन बटे 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 d। तो यहाँ पर रखने के बाद हमें पता चलता है कि s जो है 10 पर हमें निकालना है, क्योंकि 10 आलू थे उसके पास, तो n 10 हो गया आपका। 2 गुणा में 10 प्लस में 10 माइनस में 1 गुणा में 6। सोल्व करने पे आपको यहाँ पर मिलता है 5 गुणा में 20 प्लस में 9 गुणा में 6, तो ये आपके पास आ जाता है 5 गुणा में 20 प्लस में 54। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणा में 74, और गुणा करने पर हमें मिलता है ये 370। तो इसका मतलब 10 आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर जो उसने दूरी तय की है वो की है इसने 370 मीटर। प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। ये था हमारा सवाल। हमसे पूछा गया था कि हर एक आलू आपको रखा गया है, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, फिर उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी इन्होंने ली है। फिर हमसे बताया गया था कि उस 10 आलू ऐसे रखे गए हैं और हर बार में उसको सिर्फ एक ही आलू उठाना है और वापस दौड़कर बाल्टी में रखना है। इस तरीके से उसको 10 के 10 आलू उठाकर बाल्टी में डालना है। तो टोटल उसने जो दूरी है वो कितनी तय की है, और वो हमारे पास आती है 370 मीटर। ये था आपका आंसर। थैंक यू।